मैं अजय सर आपका टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी, अन्य परीक्षार्थी भी क्या करें, लाभ ले सकें। तो चलिए हम शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं, इसके पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य कि उद्देश्य क्या होता है, मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का। जैसे अब है शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ न कुछ विशेषता होती है। ठीक है, इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं, पशु, मानव, पक्षी, सबकी कुछ न कुछ विशेषता है, कुछ न कुछ खास है। तो हम अध्यापक की ट्रेनिंग लेने के लिए जो हम एडमिशन लिए हैं कि हम DLED, B.Ed, M.Ed, मतलब हम एक अध्यापक बन कर के कैसे हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसमें समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं, विशेषता क्या है। अब आप समझ गए होंगे, हम आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब हो गया बच्चे के मनोभावों को समझना, यानी व्यवहारों का अध्ययन, मानव के व्यवहारों का अध्ययन, बालक के व्यवहारों का अध्ययन करना। और शिक्षा मनोविज्ञान, विज्ञान की कोटि, विज्ञान की कोटि का मतलब हो गया साइंस, साइंस विज्ञान में कोटि, कोटि का मतलब हो गया श्रेणी, जिसको बोलते हैं डिवीजन। को आता है कोई कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो कोटि का मतलब हो गया श्रेणी। विज्ञान को, शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान की कोटि में, साइंस की श्रेणी में रखा गया है, साइंस की श्रेणी में रखा गया है। विज्ञान के तहत उसका अध्ययन किया जाता है और इससे वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव ज्ञान प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और छोट से लेकर के बड़ी तक जानकारियाँ क्या होती हैं, कंठस्थ होती हैं, प्राप्त होती हैं। अब हम आगे चलते हैं। शैक्षिक परिस्थिति, शिक्षा की परिस्थिति वह है, शिक्षण परिस्थिति, जैसे अध्यापक किन परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ा रहा है। तो परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति को अनुकूल बनाना अध्यापक का काम है। इसीलिए आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है DLED के लिए, B.Ed के लिए, कि कैसे बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो शैक्षिक परिस्थिति हुआ है जिसमें व्यक्ति, जिसमें अध्यापक, जिसमें क्या है, अध्यापक, छात्र। ठीक है, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, छात्र हैं, और क्या है, किसका प्रशिक्षण ले रहे हैं, अध्यापक का ले रहे हैं। तो इसलिए छात्र या अध्यापक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। तो व्यवहार में परिवर्तन कैसे आया, इसके पहले क्या था, आप कहीं भी जाते थे, गुस्सा, दिमाग में तरह तरह की कुंठाग्रस्त भावनाएं आती थी। लेकिन जब आपने मनोविज्ञान का अध्ययन किया तो पता चला कि नहीं, बालक अपनी अवस्थाओं के अनुसार बदमाशियाँ करते हैं। तो अब क्या किया, आप प्रशिक्षण के दौरान आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। इसलिए आप देखते हैं अध्यापकों को कभी गुस्सा नहीं आता है, वो जानते हैं कि स्वभाव है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है, सब लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। तो प्रयत्न करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। तो जब प्रशिक्षण लेकर के जब आप जाते हैं, जब आप जान लेते हैं, अवस्थाओं को जान लेते हैं, तो क्या होता है, जब घर पे जाते हैं तो लोग कहते हैं इसके अंदर तो बहुत बदलाव आ गया। देखिए, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, B.Ed में करा दिया है, DLED में करा दिया है, अब इसके अंदर क्या हो गया, बदलाव हो गया है, चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। अब घर वाले नहीं जान रहे हैं कि परिवर्तन क्यों हुआ है। परिवर्तन क्यों हुआ, शिक्षा लेने से, शिक्षा में क्या लेने से, अवस्थाओं को जान लेना कि बालक इन अवस्थाओं में ऐसी ऐसी परेशानियाँ करते हैं। किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस समय क्या है, सब बदमाशी लोग करते हैं। तो इन अवस्थाओं को आपने जान लिया है और अब आप क्या हैं, शांत मुक्त हैं, यानी एकदम शांत हैं कि आप एकदम सत्य को जानना शुरू कर दिए हैं कि अब सत्य क्या होता है।
तो परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। अब इसकी विधियाँ क्या हैं? मेथड। इसकी विधियाँ भी क्या हैं? वैज्ञानिक हैं। मेथड्स मतलब किन विधियों से हम टीचिंग कार्य कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक इसमें शोध हो रहा है कि शोध हमेशा होता रहता है, वैज्ञानिक हमेशा शोध करते रहते हैं कि इसमें अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमेशा क्या है? बदलता रहता है। आज का शोध वह हुआ, कल जो है पिछले क्या हुआ? स्किनर ने शोध किया, थॉर्नडाइक ने शोध किया, पावलोव ने शोध किया। आपको लगता है कि अगर हम इनसे कुछ अच्छा कर के सीखें तो आप भी प्रयोग करके सीखेंगे तो कुछ नया मिलेगा। लेकिन जब भी आप सीखेंगे तो उनके पूर्व ज्ञान को लेकर के, पूर्व अनुभूतियों को लेकर के आगे चलेंगे, तभी शोध हो सकता है। क्योंकि शोध वही होता है जो लोग उस टॉपिक पे पहले शोध किए हैं, तभी आपका क्या है? गाइड आपको परमिशन देता है। तो इसलिए आपको इसमें हो गया आपका शोध हो रहा है। तो शोध हमेशा होता रहता है, नित्य नया नया खोज होता रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा पा करके व्यक्ति क्या होता है? वह एक नैतिक गुणों का पालन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है। देखते हैं शिक्षित व्यक्ति क्या करता है? शांत रहता है, और क्योंकि वह जानता है, सत्य को जानना शुरू करता है। जो शिशु, अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिशु का मतलब शैशवावस्था, इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने उसको अलग अलग माना है। अवस्थाएं बता दे रहे हैं आपको, 3 अवस्थाओं को बताया है वैज्ञानिकों ने अवस्थाओं को 3 भाग में बांटा है। मनोवैज्ञानिकों ने, लिखेंगे यहाँ पे हम, मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। एक से 5, 5 से 12, 12 से 18 वर्ष। जब हम इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे। तो इन अवस्थाओं को क्या किया है? बताया है। शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष। अब 1 से 5 वर्ष में बालक क्या करता है? ठीक है, आप सभी लोग परिचित हैं। तो उन अवस्थाओं को हमको जानना है। फिर बाल्यावस्था आती है 5 से 12 साल में। 5 से 12 साल में बच्चा कौन सी बदमाशियाँ, कौन सी शरारतें, कौन सी घटनाएं, उसका सांवेगिक विकास जिसको इमोशनल बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या है? हम अध्ययन करते हैं, ताकि क्या है? एक अध्यापक का मन जो है शांत हो जाएगा। किशोरावस्था, स्टेनले हॉल, स्किनर, तमाम विभिन्न लोगों ने, कार्ल सनिक ने, क्या है? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के बताए हैं। तो उन अवस्थाओं को भी हम जानेंगे। 12 से 18 साल में बालक क्या बदमाशियाँ करता है और कौन सी कक्षा में पढ़ता है। कहने का मतलब
अवस्थाएं जो हैं साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकती हैं। जो बच्चे कमज़ोर होंगे वो बच्चे क्या हैं, पीछे चले जाते हैं, और जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं वो आगे चले जाते हैं, तो उसमें चल जाता है। लेकिन ये जो अवस्थाओं को जान लेने के बाद कि हम इस क्लास में जा रहे हैं, तो यह बच्चा इतने वर्ष का है, यह कौन कौन सी बदमाशियाँ कर सकता है, क्या कर सकता है, हमें पहले से पता होना चाहिए। वही है बाल्यावस्था में, बालक 5 से 12 साल में कौन सी कक्षा में पढ़ता है, कौन से क्लास में है, क्या करता है, यह पहले से ही हमें पता होना चाहिए। किशोरावस्था 9th 10th, अभी क्या है 9th 10 11 12, अब इसमें BA BSc भी चला जाता है वो कुछ। तो हम क्या हैं जानते हैं कि 12 से 18 साल के बच्चे हैं, तो संघर्ष तनाव तूफान का इसको काल कहा जाता है। तो इनको हम कैसे एडजस्टमेंट करके एक अच्छा सा टीचिंग कार्य, शिक्षण कार्य हम कर सकते हैं। तो जब एक अध्यापक को इन अवस्थाओं का ज्ञान होगा तो वह क्या करेगा, अध्यापक बिना तनाव मुक्त होकर के शिक्षण कार्य को सही ढंग से संपादित कर सकता है। आप समझ गए होंगे इसको। अभी हम जब अवस्थाओं के विषय में बताएंगे तो एक एक करके बताएंगे कि कौन सी कक्षा में कौन बच्चे हैं, कैसे करना है। तो इतना आप समझ गए। अब इतना आपको ज्ञान होने के बाद क्या अब आप तनाव होकर के आप विद्यालय जाएंगे? नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रशिक्षण में आपको दिया जाता है कि कैसे करना है। तो शिशु हो गया, हमने बालक भी बताया, किशोर भी बताया। प्रौढ़ का मतलब हो गया कि जो 21 से लेकर के 40 वर्ष, कहीं कहीं 50 भी है, तो उसको हम जब बताएंगे तो फिर आपको एकदम सही डिसीजन बताएंगे। हो गया। उसके बाद आदि, सभी सीखने वाले व्यक्तियों, यानी कहता है शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें शिशु, बालक, किशोर आदि सभी सीखने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। आपको हम बताए थे व्यवहारों का अध्ययन, स्टडी करता है। बिहेवियर स्टडी यानी व्यवहारों क्या करता है, अध्ययन किया जाता है। इन अवस्थाओं को जो हम बताए हैं, इन अवस्थाओं को जानने के बाद क्या करता है, जो अध्यापक है वो क्या होता है, वह शांति से शिक्षण कार्य को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाता है, कोई बाधाएं नहीं आती हैं। अगर इनका अध्ययन नहीं होता है, मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होगा, तो अध्यापक क्या करेगा, बच्चों को हाथ से, डंडे से पिटाई शुरू करेगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। जब जान जाएगा तो उसको क्या है, बालकों को उलझा के रखा जाता है। जैसे कोई होमवर्क दे करके, कोई कार्य दे करके उनको क्या है, उलझाए रखना ही क्या है, वो बच्चा सीखता है। एक अध्यापक का कार्य है, क्योंकि जितना ही आप बच्चों को होमवर्क देंगे उतना ही बच्चे सीखेंगे। शैक्षिक परिस्थितियों में किए गए व्यवहार, शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण कार्य के दौरान वो जो परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किए जाते हैं। परिस्थिति, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। एक है अरस्तु के अनुसार अरस्तु कहते हैं, अरस्तु का कहना है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। ठीक है, मनुष्य क्या होता है, इंसान, व्यक्ति जो होता है परिस्थिति जैसी आती है उसी के अनुसार कार्य करता है। लेकिन परिस्थितियां, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, अपितु
अपितु अब देखिए, अब इसमें क्या है, निगेटिव। अब ये जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, ये उनके लिए है। यह किसके लिए है? जो व्यक्ति क्या होता है, निराश होता है, जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता है, वह क्या है, दैवी प्रकोप चीज़ों पे क्या है, विश्वास करता है। तो मनुष्य अस्तु कहते हैं मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। मनुष्य क्या होता है, परिस्थितियों का, जैसी जैसी परिस्थिति आती है उसी से हमें क्या होता है, उसके आगे झुकना पड़ता है और कार्य करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपितु परिस्थितियाँ भी मनुष्य की दास होती हैं, यानी अपितु बल्कि परिस्थितियाँ भी मनुष्य की दास होती हैं। कैसे? यस, पॉजिटिव है, सकारात्मक। कैसे? जब हम किसी भी कार्य को करना होता है, अब हमको वह उद्देश्य चाहिए, हमें पास होना है, हमें बीएड करना है, हमको डीएलएड करना है, हमको जॉब करना है, तो हमने क्या किया, साधु महात्मा ने, तमाम लोगों ने कहा कि नहीं यार, तुमसे नहीं हो पाएगा, परिस्थितियाँ तुम्हारी ठीक नहीं है। लेकिन इस बच्चे ने कहा कि नहीं, हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे, और वह करता है और वह सफल होता है। वह पढ़ता है, मेहनत करता है और सफल होता है। तो यहाँ पे देखिए, परिस्थितियाँ भी मनुष्य की दास होती हैं। एक कौन, किसने कहा है? अरस्तु ने। तो मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, अपितु परिस्थितियाँ भी मनुष्य की दास होती हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है परिस्थितियों को क्या करता है, अपने कंट्रोल में करता है और सफल होता है। तो ये सोच होनी चाहिए बालकों के अंदर, अध्यापक के अंदर, सभी मानवों के अंदर क्या होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए कि नहीं, हम जो चाहे वह कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता? वह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम उससे अच्छा कर सकते हैं। ये सोच होनी चाहिए, तभी एक अच्छा अध्यापक आप बन सकते हैं और समाज का विकास कर सकते हैं और अपने घर का, परिवार का विकास कर सकते हैं। शेष अगले भाग में। मैं अजय सर आपका टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो सब्जेक्ट हैं आपको जैसे मैं अपलोड करूंगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो आइए चलिए, हम इसके पहले जो आपको बताए थे कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे एग्ज़ाम में आता है, तो कैसे हमें एग्ज़ाम में लिखना चाहिए और एक अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहिए। तो हमने इसके पहले हमने सिनॉप्सिस बना दिया था, रूपरेखा, कि आप एक तरह से आपके मानसिक रूप से आपको यह समझ में आए कि अब हमें एग्ज़ाम में बस केवल उसी पे फोकस करना है, हमें उन्हीं बिंदुओं पे बात करना है जो हमने सिनॉप्सिस रूपरेखा में बनाया है। परिचय, इंट्रोडक्शन, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ एवं परिभाषा, तो जो हमने बनाया है, अब हम उन बिंदुओं पे क्या करेंगे, चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो आगे आइए, अब हम चलते हैं परिचय। परिचय में हम लिखेंगे कि प्रस्तावना, जो हमारी योजनाएं प्रस्तावित हम कहना क्या चाहते हैं। तो हम परिचय में यह कहना चाहते हैं प्रस्तावना में कि अधिगम का स्थानांतरण जो होता है वह पूर्व ज्ञान से मानव अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता हुआ आता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है, और वह पूर्व ज्ञान क्या है, मानव के नए जीवन में काम देता है। जो बच्चा जो पढ़ा वह क्या है, जो 1, 2, 3 से लेकर के आज तक उन्होंने अध्ययन किया, वह क्या है ज्ञान, वह आज डीएलएड में, बीएड में, एमएड में सब क्या हैं, काम आ रहे हैं। जो एमएससी किया, बीएससी किया, वह ज्ञान क्या है, वह नए गत ज्ञान में यानी नए ज्ञान में वह जुट जा रहे हैं।
चलिए, ये हो गया परिचय, आपको बता दिए। अब हम आएंगे अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ। अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ, मीनिंग, ठीक है। अर्थ क्या है इसको हम समझेंगे, कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो चलिए, शिक्षण का यानी टीचिंग का, टीचिंग, एक अध्यापक आप क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, बीएड के प्रशिक्षणार्थी हैं और आप शिक्षण ले रहे हैं कि कैसे हम विद्यालय पे जाएं तो शिक्षण कार्य को अच्छे ढंग से चलाएं। तो शिक्षण का सबसे मुख्य एवं अंतिम उद्देश्य, शिक्षण का क्या है, सबसे मुख्य एवं अंतिम उद्देश्य, टीचिंग का सबसे मुख्य एवं अंतिम उद्देश्य क्या होता है, शिक्षार्थियों के, जिस विद्यालय पे आप जाते हैं उनके व्यवहारों में परिवर्तन। एक अध्यापक का काम क्या है, बिहेवियर इन चेंज, चेंज इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में परिवर्तन लाना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। कैसे परिवर्तन लाएंगे, उनको नए ज्ञान से, नए तथ्यों से जोड़ करके उनको क्या करेंगे, पुराने तथ्यों को जोड़ करके नए तथ्य में को हम बताएंगे। तो परिवर्तन उत्पन्न करना, परिवर्तन उत्पन्न करना है, यानी एक अध्यापक क्या करता है, बालक का व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उसे अच्छी शिक्षा दे करके, उससे कंट्रोल करके, ठीक है, जिससे वे अपने जीवन में, जिससे वे अपने जीवन में, जीवन की नई नई परिस्थितियों में प्रयोग कर लाभान्वित हो सके। अध्यापक जब प्रशिक्षण देगा तो बालक क्या करेगा, सीखेगा, उनके सद्गुणों को सीखेगा। तो क्या होगा, सीखने के बाद वह क्या करता है, अपने परिस्थितियों में प्रयोग करके लाभान्वित होता है, लाभ उठाता है। अक्सर देखा गया है, अक्सर देखा गया है, अक्सर का मतलब कभी कभी देखा गया है, बहुत बार देखा गया है कि शिक्षार्थी, यानी जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो शिक्षार्थी हैं, वो क्या हैं, जब किसी नए कौशल, स्किल्स, कौशल, सीखने का कौशल, कौशल मतलब आप अध्यापक का टीचिंग कैसा है, उनके पढ़ाने का तरीका कौन है, तो स्किल्स के विषय में भी हम बताएंगे। स्किल्स क्या होता है, कौशल मतलब व्याख्यान नीति हो गया, मौखिक वाचन हो गया, तो ये सब स्किल्स हैं। और भी कौशल आते हैं, जैसे अध्यापक का कौशल हो गया, मान लीजिए वो कभी कभी निगेटिव है, डांटता है, फटकारता है, तो वह भी एक कौशल है, लेकिन उससे बच्चे क्या हैं, बच्चे भी सीखेंगे कि हम भी टीचर बनेंगे तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन नहीं, तो स्किल्स को सीखते हैं। तो शिक्षार्थी क्या करते हैं, जब नए कौशल को सीखते हैं तो उन पर, तो उन बच्चों पे पहले के सीखने गए कौशल, पहले के सीखे गए कौशल का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर सीखे गए कौशल का प्रभाव पड़ता है। इस तरह के प्रभाव को ही अधिगम, प्रशिक्षण या अधिगम, अधिगम, देखिए अधिगम के विषय में हमने बताया था कि इसको सीखना भी कहते हैं, सीखना भी बोलते हैं, इंग्लिश में लर्निंग। एग्जाम में प्रश्न आता है, कभी कभी आप अधिगम सीख के गए हैं कि अधिगम के विषय में पूछेगा। अब यहाँ पे आ गया कि सीखना, यहाँ पे आ गया सीखना, अधिगम है तो यहाँ पे आ गया आपका सीखना का स्थानांतरण। बहुत से लोग क्या हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, पर्सनालिटी में है उसका अध्ययन, तो उन्होंने याद किया किताब में अधिगम, अब आ गया यहाँ पे सीखना, और ये तो दूसरा कुछ पूछ दिया, तो हमें क्या जाना चाहिए, इंग्लिश में जाना चाहिए, लर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीखना का स्थानांतरण चाहे अधिगम, दोनों एक ही हैं, अधिगम और सीखना दोनों एक ही हैं। तो अधिगम के स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ टीचिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टीचिंग भी कर सकते हैं अथवा लर्निंग भी हो सकता है कि संज्ञा दी जाती है। संज्ञा का मतलब नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो वह हमें एक संज्ञा हमने दे दिया
कि प्रशिक्षण या अधिगम के स्थानांतरण। प्रशिक्षण हो गया, ट्रेनिंग से प्रशिक्षण ले रहे हैं आप, और बालक भी क्या हैं, बालक सीख रहे हैं। अधिगम के स्थानांतरण, सीखने के दौरान क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो यह संज्ञा दी जाती है। अब हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं, कि हिंदी सीखकर भोजपुरी भाषा, हिंदी भाषा को सीख करके भोजपुरी भाषा सीखने में आसानी होती है। ठीक है, हिंदी सीख करके क्या है, भोजपुरी भाषा सीखने में आसानी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। तो अधिगम शिक्षण का स्थानांतरण का मतलब ही होता है कि जो पूर्व ज्ञान है वो क्या है, वो ट्रांसफ़र होता है, और बच्चे क्या करते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं, और वह आगे चल करके काम आता है। अब इसके बाद हम जो है आपको अगले सत्र में डिफिनेशन, परिभाषा बताएंगे।